हमारे सुनने वालों ने हमारे साथ मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं पर कुछ नोट्स साझा किए हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर एक बड़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। गुत्थी ये है कि हमारी भावनाएं यानी हमारे इमोशंस और हमारा सीखना यानी लर्निंग ये आपस में कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी-कभी गणित का कोई मुश्किल सवाल चुटकियों में हल हो जाता है और किसी दूसरे दिन वही सवाल एक पहाड़ जैसा लगता है? हाँ, या फिर परीक्षा से ठीक पहले जब सब कुछ याद होता है फिर भी दिमाग एकदम खाली हो जाता है। एग्जैक्टली। शायद इसका जवाब विषय में नहीं बल्कि हमारे अपने मन में, हमारी भावनाओं में छिपा है। ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संवेग की, मतलब जिसे हम आम भाषा में भावनाएं या इमोशंस कहते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं सुख, दुख, गुस्सा, डर, तो लगता है कि ये सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं, एक तरह की फीलिंग। सही बात है। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक पूरी मानसिक अवस्था है। बिल्कुल, एक मेंटल स्टेट। हाँ, ये हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे बर्ताव पर और सबसे जरूरी कुछ भी नया सीखने की हमारी क्षमता पर सीधा असर डालती है। जैसे किसी जरूरी परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले पेट में जो गुड़गुड़ होती है, हाँ, वो सिर्फ घबराहट नहीं है, वो भय का एक संवेग है जो हमारे पूरे सिस्टम को अलर्ट पर डाल देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये अवस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है इसका हम सबको अंदाजा है। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अधिगम, या आसान शब्दों में कहें तो सीखना, लर्निंग। हाँ। नोट्स में वुडवर्थ की एक क्लासिक परिभाषा दी गई है जो कहती है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अब ये सुनने में थोड़ा चिताबी लगता है, हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या किसी चैप्टर को रट लेना नहीं है। ओके। सीखने का असली मतलब है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में और आपके हुनर में एक ऐसा बदलाव लाना जो टिकाऊ हो, जो आपके साथ रहे। जैसे साइकिल चलाना सीखना। अच्छा उदाहरण है। एक बार सीख लिया तो वो हमेशा के लिए आपके व्यवहार का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ याद की हुई जानकारी नहीं है, ये एक स्थायी बदलाव है। ठीक है, तो एक तरफ है हमारी भावनाएं, गुस्सा, खुशी, डर, जो हमारे पूरी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करती हैं। और दूसरी तरफ है सीखना, जो सिर्फ रटना नहीं बल्कि हमारी आदतों और कौशल को बदलना है। ये दोनों चीजें सुनने में तो काफी अलग लगती हैं। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। तो क्या इनके बीच वाकई कोई सीधा कनेक्शन है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि अच्छे मूड में पढ़ाई अच्छी होती है? अरे ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। हमारे नोट्स यही बताते हैं कि भावनाएं और सीखना ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हाँ, भावनाएं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर सीखने का प्रोग्राम चलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो रहा है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं चल पाएगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ है तो मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम भी आसानी से रन करेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चलिए पहले स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, मतलब सकारात्मक भावनाएं। हाँ, पॉजिटिव इमोशंस। जब हम खुश होते हैं, किसी विषय को लेकर उत्साहित होते हैं या खुद पर भरोसा होता है, तो सीखने पर इसका क्या असर पड़ता है? नोट्स में कहा गया है कि ये सीखने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। मुझे लगता है हम सबने ये महसूस किया है, जब कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है और क्लास का माहौल मजेदार होता है तो मुश्किल टॉपिक भी आसान लगने लगते हैं। हाँ, और इसके पीछे एक ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। जब हम खुश या उत्साहित महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। अच्छा, ये फील गुड केमिकल वाले? बिल्कुल, ये केमिकल सिर्फ हमें अच्छा महसूस नहीं कराते बल्कि ये हमारे दिमाग के उन हिस्सों को भी सक्रिय करते हैं जो ध्यान, प्रेरणा और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। ओके। तो एक तरह से सकारात्मक भावनाएं हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती हैं। वो हमारी याद रखने की क्षमता, मतलब मेमोरी रिटेंशन, और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, कंसंट्रेशन, दोनों को बढ़ा देती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक सकारात्मक मानसिक स्थिति हमारे दिमाग को नई जानकारी स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुला और ग्रहणशील बना देती है। ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है जिसमें ज्ञान का बीज आसानी से और जल्दी अंकुरित होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या बहुत ज्यादा खुशी या उत्साह भी ध्यान भटका सकता है? मान लीजिए किसी को परीक्षा से एक दिन पहले कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए, जैसे
लॉटरी लग गई हो। अच्छा सवाल है। तो क्या तब भी उसका ध्यान पढ़ाई पर लगेगा? क्या इसका कोई गोल्डन मीन या संतुलन है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके जवाब है हाँ, एक संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा उत्तेजना, चाहे वो खुशी की क्यों ना हो, हमारे ध्यान को संकीर्ण कर सकती है। अच्छा। हम उस एक खुशी की बात में इतने डूब जाते हैं कि बाकी चीजों से ध्यान हट जाता है। सीखने के लिए सबसे अच्छी भावनात्मक स्थिति है शांत, सकारात्मक जिज्ञासा। शांत, सकारात्मक जिज्ञासा। हाँ, यानी मन में शांति हो, थोड़ी खुशी हो और विषय को जानने की उत्सुकता हो। अत्यधिक उत्साह आपको ऊर्जा तो दे सकता है, लेकिन गहरी वैचारिक स्पष्टता मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक शांत और केंद्रित मन सबसे ज्यादा कारगर होता है। ये बात तो एकदम सही है, शांत और केंद्रित मन। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी पहलू पर, नकारात्मक भावनाएं। द डार्क साइड। अगर सकारात्मक भावनाएं खाद पानी है, तो नकारात्मक भावनाएं वो दीमक की तरह हैं जो सीखने की नींव को ही खोखला कर देती हैं। बिल्कुल। ये डर वाली बात मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। हमारे एक मैथ्स के टीचर थे जिनसे सब डरते थे। उनकी क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था, इस डर से कि कहीं सबके सामने डांटना पड़ जाए। ये तो बहुत आम अनुभव है। नतीजा, वो विषय ज्यादातर बच्चों के लिए हमेशा एक हवा बना रहा, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो। और आपका ये अनुभव लाखों विद्यार्थियों के अनुभव से मेल खाता है। इसका एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू है। वो क्या है? जब हम डरते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग एक लड़ो या भागो मोड में चला जाता है, फाइट और फ्लाइट। ओके। दिमाग का एक हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं वो एक तरह से हाईजैक हो जाता है। ये हमारे तार्किक सोचने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन कमजोर कर देता है। आसान भाषा में समझाइए थोड़ा। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का खतरे का अलार्म इतनी जोर से बजने लगता है कि सोचने वाला हिस्सा सुन ही नहीं पाता है। अरे वाह! और यही कारण है कि परीक्षा में सब कुछ आते हुए भी दिमाग एकदम खाली हो जाता है। जानकारी तो दिमाग में है, लेकिन डर ने उस जानकारी तक पहुंचने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने की कहावत मार से ही बच्चा सीखता है वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। डर असल में सीखने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है, उसे बढ़ावा नहीं देता। सही, वो रट्टा तो लगवा सकता है लेकिन किसी कॉन्सेप्ट की गहरी समझ कभी नहीं दे सकता। बिल्कुल। डर आपको जानकारी को अस्थायी रूप से याद रखने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन वो स्थायी सीखने की प्रक्रिया को नष्ट कर देता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या सीखने का माहौल यानी वो भावनात्मक माहौल जिसमें कोई सीख रहा है, वो पाठ्यक्रम या किताबों के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारे पास जो ये नोट्स हैं वो तो इसी ओर इशारा करते हैं। अगर माहौल डरावना और तनावपूर्ण है तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब है और सबसे बेहतरीन शिक्षक भी शायद ही किसी काम आए। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सीखना प्रभावी हो, चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में नई स्किल सीखनी हो या घर पे कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो, हमें माहौल पे ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को थोड़ा और व्यावहारिक धरातल पर लाते हैं, खासकर कक्षा के संदर्भ में। नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शिक्षक का स्नेहपूर्ण व्यवहार और एक सुरक्षित सकारात्मक माहौल ये सीखने की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस तर्क है। जब एक विद्यार्थी को लगता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर है जहां गलती करने पर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा या उसे डांटा नहीं जाएगा, तो वो जोखिम उठाने को तैयार होता है। वो मुश्किल सवाल पूछता है, नए तरीके आजमाता है और अपनी राय रखता है। इसी को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। अच्छा। और यही वो माहौल है जहां असली सीखना होता है, रटना नहीं बल्कि समझना। तो शिक्षकों या माता पिता के लिए इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? वो ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं? इन नोट्स में कुछ बहुत ही ठोस सुझाव दिए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी है सजा के बजाय प्रेरणा और प्रोत्साहन का उपयोग करना। जैसे तारीफ करना। हाँ, एक छोटी सी प्रशंसा जैसे बहुत अच्छा प्रयास किया, इस बार तुम और बेहतर करोगे, बच्चे के आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। सही बात है। ये उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि सजा या डांट उसके मन में डर और असफलता का भाव पैदा करती है, जिससे वो कोशिश करने से ही डरने लगता है। दूसरा सुझाव है हर विद्यार्थी के संवेगों को समझना और उनका सम्मान करना। यह स्वीकार करना कि हर किसी का दिन अच्छा नहीं होता, कोई किसी बात से परेशान हो सकता है, और उसे समझने की कोशिश करना। यह सहानुभूति ही भरोसे की नींव रखती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इन नोट्स में कही गई है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना।
मतलब हर बच्चा अलग है। बिल्कुल। हर सीखने वाले की भावनात्मक जरूरतें अलग अलग होती हैं। हाँ, कोई बच्चा थोड़ी सी तारीफ से ही खिल उठता है, तो किसी को शायद ज्यादा सहारे और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। सही। एक अच्छा शिक्षक या मैनेजर इस बात को समझता है और अपना तरीका हर किसी की जरूरत के हिसाब से ढालता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीखने का माहौल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाठ्यक्रम। एक शिक्षक सिर्फ विषय का विशेषज्ञ नहीं होता, बल्कि उसे एक तरह से भावनात्मक मैनेजर भी होना पड़ता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां हर कोई भावनात्मक रूप से सहज और प्रेरित महसूस करें। जब भावनात्मक आधार मजबूत होता है तो अकादमिक इमारत अपने आप ऊंची उठती जाती है। ये बात सिर्फ स्कूल पर नहीं, हर जगह लागू होती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी वही कर्मचारी सबसे ज्यादा सीखते हैं जहां उन्हें सवाल पूछने और गलती करने की आजादी होती है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने जो नोट्स देखे उनसे ये साफ है कि हमारी भावनाएं हमारे सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ कोई छोटा मोटा रोल नहीं निभाती, बल्कि वो तो ड्राइवर सीट पर बैठी हैं। वो हमारे सीखने की दिशा और गति दोनों को तय करती हैं। बिल्कुल। आनंद, उत्साह और आत्मविश्वास जैसी सकारात्मक भावनाएं सीखने की प्रक्रिया को असरदार और तेज बनाती हैं। ये हमारी याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाती हैं, जिससे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझना और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। वहीं दूसरे ओर भय, तनाव और चिंता जैसे नकारात्मक संवेग सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को लगभग बंद कर देते हैं और जानकारी तक हमारी पहुंच को रोक देते हैं। और जैसा कि हमने बात की, ये सिर्फ बच्चों या स्कूल के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के सीखने वालों के लिए सच है। चाहे कोई नई भाषा सीख रहा हो, गाड़ी चलाना सीख रहा हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। इसलिए संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना अकादमिक विकास जितना ही जरूरी है। एक भावनात्मक रूप से स्थिर और सकारात्मक व्यक्ति ही एक बेहतर सीखने वाला बन सकता है। बहुत खूब। आज की चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। पर जाने से पहले हम हमेशा की तरह एक विचार आपके लिए छोड़ना चाहेंगे जिस पर आप सोच सकें। जरूर। हमने ये समझा कि शिक्षक और सीखने का माहौल हमारी भावनाओं और सीखने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन एक सीखने वाले के रूप में हम खुद अपने भावनात्मक माहौल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम अकेले किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो कोई शिक्षक या बाहरी माहौल नहीं होता। उस समय क्या हम जानबूझकर ऐसी तकनीकें अपना सकते हैं जो तनाव या डर को कम करें और उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाएं, ताकि हमारा दिमाग सीखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति